वार्तालाप करने के और समस्या को सुलझाने के आप वहां पर छावनी बना दें, आप किसानों को प्रोवोक करें, लाठियां बरसाएं, खून उनका बहाएं। तो इस तरह के जो ये होती है हिंसा, ऐसा नहीं है कि किसान वहां जाकर हिंसा कर रहे हो, तो 10 महीने से बैठा है, शांतिपूर्वक बैठा है। अब सारा ठीकरा उनके सिर पर फोड़ रहे हैं। ये सरकार कभी तो खड़ी होकर अपनी जिम्मेवारी मानेगी कि नहीं? घटक पार्टियों के कोई भी प्रतिनिधि लोगों के बीच में नहीं जा पा रहे हैं, लोगों के रोष का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी विपक्ष आपके समक्ष करनाल से 10 अक्टूबर से प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये तो आप उन्हीं से पूछेंगे ना। उन्होंने अनाउंस किया है, कांग्रेस पार्टी ने तो अनाउंस नहीं किया, उन्होंने अनाउंस किया है। उन्होंने अनाउंस किया है। अध्यक्ष तो आप हैं, तो मैं वही तो कह रही हूँ। इसका क्या मतलब? तो आप उन्हीं से पूछेंगे, उन्हीं से पूछेंगे। फिलहाल कांग्रेस फिलहाल अभी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है और हर जगह आपने देखा, चाहे असंध हो, चाहे करनाल हो, चाहे पूरा हरियाणा हो, कांग्रेस पार्टी आम आदमी की आवाज को उठा रही है। समय समय पर जैसे मुद्दे आते हैं, चाहे महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे कोई स्कैम हो, हर तरह के मुद्दे। और सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है, कृषि कानूनों का है। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के बीच में रहती है और लोगों की बात को सड़क पर उठाती है, जमीन पर उठाती है। इसके अलावा दूसरा मुद्दा आज के दिन ये है कि बाई इलेक्शन घोषित हो गया है एलनाबाद का। उसमें कांग्रेस पूरी मजबूती से चुनाव में उतरकर चुनाव जीतेगी। इससे जुड़े हुए दो पहलू हैं बाई इलेक्शन से। एक तो कि बाई इलेक्शन क्यों आया, किस लिए ये बाई इलेक्शन हो रहा है, इस पर जरूर सबको नजर डालनी चाहिए, समझना चाहिए कि इसका कोई औचित्य नहीं था। ये बाई इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए था। जब लोग अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, वो 5 साल के लिए भेजते हैं। ऐसे समय में बेशक कोई भी बात हो, रिजाइन करके वहां के लोगों पर एक बाई इलेक्शन थोपना, मैं नहीं समझती कि आज के दिन वो इस इलाके के लिए या किसी मुद्दे के लिए इतनी बात थी। क्योंकि सदन में भी आवाज उठनी चाहिए, नीचे भी उठनी चाहिए। जनप्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो सदन में अपने मुद्दों को उठाए, इलाके की आवाज को उठाएं, या हमारे राज्य के जो भी बात होते हैं उनको उठाएं। एक बहुत अच्छा मौका होता है किसानों को हित में, जनहित में। मैडम यदि कोई जान देता है। दूसरी बात जो मैं कह रही थी इससे जुड़ा हुआ, दूसरी बात ये है, एक तो कि ये क्यों हो रहा है उपचुनाव, नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात ये भी है कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतना रोष है कि हम लोगों के बीच में जाएंगे, सारे मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे एलनाबाद, और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़के ये उपचुनाव हम कांग्रेस पार्टी जीते। ये दो पहलू थे। अब आप पूछ सकते। गठबंधन जो है जेडीपी और बीजेपी का, आपको क्या लगता है कि जेडीपी पार्टी खड़ा करेगी या बीजेपी को? पहले आप वो कर रहे हैं कुछ ऐसा? हाँ, ऐसा लग रहा है दोनों पीछे हटना चाहते हैं। इस उपचुनाव में दोनों पीछे हटना चाहते हैं, क्योंकि पहली बार आपने देखा है इतिहास में कि जो रूलिंग पक्ष के, सत्ता पक्ष के दोनों धड़े हैं, इन दोनों घटक पार्टियों के कोई भी प्रतिनिधि लोगों के बीच में नहीं जा पा रहे हैं। लोगों के रोष का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में कि सरकार लोगों के बीच में ना जा सके।
अपने घर में बैठे, दफ्तरों में बैठे उद्घाटन करते हैं, दफ्तरों में बैठकर प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात रखते हैं और लोगों के बीच में नहीं जा पाते। जब जाते हैं तो वहां पर खून खराबा करवाया जाता है प्रशासन के द्वारा। तो इनका आपस में अब ये क्या कर पाएंगे, लोगों के बीच में कैसे जाएंगे? मैम आप स्टेट कांग्रेस एक मिनट प्लीज मैम, दो चीजें पूछनी थी। एक, क्या जो नहीं जा पा रहे जो हंगामा होता है, तो क्या आप इसको जायज मानती है? ऐसा लोकतंत्र में होना चाहिए? इसका हल क्या है? मैं बताती हूँ इसका हल क्या है। इसका जवाब लोकतंत्र में अपने रोष की अभिव्यक्ति करना शांतिपूर्वक ये सबका अधिकार है, ये कोर्ट भी मानते हैं। उसमें चाहे प्रोटेस्ट करें, चाहे काले झंडे दिखाएं, शांतिपूर्वक कोई भी कर सकता है। आपने किसानों का भी देखा, 10 महीने से शांतिपूर्वक कर रहे हैं, लेकिन उनको उकसाया जाता है, प्रोवोक किया जाता है। और जाकर जो किसान बैठे हों, उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ पर कोई, और वो पहली बार नहीं हर बार करते हैं और कह रहे हैं और हो रहा है। वही मैंने कहा कि एक ऐसा समय आ गया है कि जनप्रतिनिधि को काला झंडा दिखाया जाता है, वो अपने नजरबंद है, बाहर निकल नहीं पा रहे, और उसका हल निकालना तो सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है। तो किसान या जो भी कोई अगर कहते हैं कि हम उसको प्रोटेस्ट करेंगे, कहीं करेंगे, आप उनसे बजाय वार्तालाप करने के और समस्या को सुलझाने के, आप वहां पर छावनी बना दें, आप किसानों को प्रोवोक करें, लाठियां बरसाएं, खून उनका बहाएं। तो इस तरह के जो ये होती है हिंसा, ऐसा नहीं है कि किसान वहां जाकर हिंसा कर रहे हो, तो 10 महीने से बैठा है, शांतिपूर्वक बैठा है। अब सारा ठीकरा उनके सिर पर फोड़ रहे हैं। ये सरकार कभी तो खड़ी होकर अपनी जिम्मेवारी मानेगी कि नहीं मानेगी? मैम, किसानों को प्रोवोक करने वाली आपने बात कही। बीजेपी आरोप कंटिन्यू लगाती है कि कांग्रेस एक विपक्ष में बड़ी पार्टी है, कि कांग्रेस ही भड़का रही है किसानों को। इसके मतलब क्या है? आप मुझे बता दीजिए, और आप सब यहाँ, हम जहाँ बैठे हैं आसपास सारा ग्रामीण क्षेत्र है, कृषि बाहुल्य क्षेत्र है हमारा। आप मुझे बता दीजिए, देखो जो ये आंदोलन है ये किसानों का, ये सब मानते हैं, सब जानते भी हैं, इनके संगठन है, इनकी यूनियन है। अब ये अलग बात है कि बहुत से कांग्रेसी हैं जो भाई किसान हैं, तो उनका अपना बतौर किसान भी अपना मुद्दा हो सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाए, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, हम पहले दिन से कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो प्रत्यक्ष कहते हैं, फिर उसमें अप्रत्यक्ष का सवाल नहीं उठता। प्रत्यक्ष बात ये है कि हम, मेरा खत्म होने दो, जो प्रत्यक्ष बात है वो ये है कि हमने पहले दिन से इन तीनों काले कृषि कानूनों का विरोध किया। राहुल गांधी जी ने विरोध किया, हमने ट्रैक्टर यात्राएं निकाली, हमने किसानों के समर्थन में अनेकों बार हमने अपने राजनीतिक रूप से प्रदर्शन भी किए, मुद्दों को भी उठाया है और हम उठाते भी रहेंगे। लेकिन जो किसानों के आंदोलन है वो किसान का आंदोलन है, हमारा राजनीतिक विरोध है, और हम अपना राजनीतिक विरोध सदन में भी दिखाते हैं और सड़क पे भी दिखाते हैं। तो ये सरकार जो इस आड़ में पीछे हट रही है और अपनी जिम्मेवारी को ना निभाते हुए, ना मानते हुए, अपनी बात को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरी को और जो इन्होंने अत्याचार किए हैं उनको छुपाने के लिए अब राजनीतिक पार्टी के सिर पे ये बात डालो, तो ये तो आपकी कमजोरी दिखा रहा है, अपनी कमजोरी खुद जाहिर कर रहे हैं ये। मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने कहा किसानों का संगठन है, तो कांग्रेस का संगठन क्यों नहीं है? कांग्रेस का संगठन बन रहा है, बन जाएगा। कितने वर्ष लगेंगे? कांग्रेस का ढांचा कब तक वर्ष तो लग लिए। क्या कारण है? हुड्डा साहब बीच में अड़चन है या अन्य कोई गुट का नेता अड़चन है? हुड्डा जैसी कोई अड़चन नहीं है, कोई अड़चन नहीं है। आप देख रहे हैं कि एक एक करके अनेकों राज्यों के हो भी रहे हैं, हमारा भी हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? मैं प्रयास थोड़ा बताइए ना, 7 साल और लगेंगे, 5 साल लगेंगे, आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अगर ये बात, अब आप ना मखौल उड़ाने के तौर पर इस तरह का सवाल कर रहे हैं, ये अच्छे उसमें नहीं, जो मैं बता रही हूँ, आप उस बात को आपने सवाल किया, मेरे जवाब को आप एक्सेप्ट करेंगे। पंजाब में कांग्रेस में इस्तीफा का दौर लग गया है, उसके बारे में क्या? पंजाब का देखो घटनाक्रम जो हुआ है, पार्टी उसे देख रही है और हमारे पार्टी के नेता भी उसे देख रहे हैं।
और सबसे बातचीत चल रही है। अब देखते हैं, क्योंकि आज के दिन मैं अभी इस बात पर टिप्पणी कर दूं क्योंकि मुझे इतनी पूरी सिचुएशन चल रही है, इतनी में जानकारी भी नहीं है, तो वो उचित नहीं होगा। लेकिन इसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा और चुनाव आ रहा है, हमें चुनाव लड़ना भी है और जीतना भी है। मैडम, कांग्रेस में एक चलन आपको लगता है कि ज़्यादा हो रहा है? किस चीज़ का पोलराइजेशन? विद इन अंदर पार्टी के अंदर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, कांग्रेस पार्टी में अपनी अपनी बात हम रख सकते हैं, रखते रहे हैं, और ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास भी रहा है। अध्यक्ष का हमारे यहाँ अध्यक्ष से पूछना चाहिए, हमारे यहाँ किसी की आवाज़ दबाई नहीं जाती। प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। अब अपनी अपनी बात रखते हैं और इस चीज़ को हाईकमांड देखता भी है, तो समय के साथ ये चीज़ें इनका हल भी निकल आता है। तो इतनी मैं इन चीज़ों की ज़्यादा बतौर कांग्रेस अध्यक्ष हरियाणा की मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मुझे इन चीज़ों की चिंता नहीं है। मैडम, जब से आप कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है तभी से दूसरे खेमे में दिक्कत है, ज्यादा है। कौन सा दूसरा मैं बता देता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को 10 साल राज करने को गया, उनका पेट अभी तक नहीं भरा है। कि 10 साल हमने राज कर लिया, शाहजी जी एक्टिव है, शाहजी जी को मौका दिया जाए, हर मौके पर आपको काटने की कोशिश की जाती है। नहीं, ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ नहीं, करनाल से लगा लीजिए ना। ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अपना सब कार्य कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग जुड़े हुए हैं, नहीं कर रहे, कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस ही आगे बढ़ती है, कांग्रेस आगे बढ़ेगी। एक चीज समझो, देखो, मेरा मतलब एनीवन, किसी का भी अपना कुछ भी एजेंडा हो सकता है, लेकिन जो वर्कर है और जो नेतृत्व है उनका एजेंडा केवल कांग्रेस है। और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए हर एक वर्कर, क्योंकि लोगों के साथ वो जुड़ा होता है, उसकी इच्छा भी होती है कि कांग्रेस मजबूत हो, और कांग्रेस को मजबूत करने वाले हम ये 3-4 लोग यहाँ बैठे हुए नहीं है। क्या मैडम, कांग्रेस को मजबूत करते हैं वर्कर्स। क्या मैम, आपको लगता है जिस हिसाब से पार्टी में फूट दिखाई दे रही है, माने ना माने, और बीजेपी के खिलाफ वाकई में रोष है, पूरे स्टेट के अंदर रोष है, हर किसान के मुद्दे को लगा लो, मजदूर के लगा लो, कर्मचारी के लगा लो, भर्तियों के मामले में लगा लो, पेपर लीक हो जाता है या अन्य विवाद हो जाते हैं, उसके बाद कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा मौका था कि वो संगठनात्मक दृष्टि से या मजबूत होकर के लड़ाई लड़ी जाए और पार्टी आ भी जाए। क्या आपको लगता है जिस पैमाने से कांग्रेस के नेता चल रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी सत्ता में? बिल्कुल कांग्रेस सत्ता में आएगी, क्योंकि कांग्रेस को सत्ता में लाने वाली जनता होती है। हमारे वर्करों की मेहनत, उनका पसीना होता है और हमारे नेतृत्व की डायरेक्शन, ये सब होते हैं। हम लोग बेशक अपने आप को, क्योंकि हमें ओहदा मिलता है, हम ओहदेदार हैं और हमें अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। हम अपनी जिम्मेवारी ठीक से निभाएं, क्योंकि वर्कर नीचे ज़मीन पर काम करता है और वर्कर ही पार्टी को सत्ता में लेकर आता है और नेतृत्व हमारे फैसले लेता है। वोट में बांट दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। यूथ कांग्रेस का तो जो कह रहे हैं कि क्योंकि इनका सिस्टम बहुत अलग तरह का है, तो काउंटिंग होती है, कंप्यूटर्स का कुछ है, उसकी वेरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन जो भी है उसमें से मैडम आपसे वर्करों के साथ चलता है जी, वर्करों को गुटों में बांट दिया गया है। कोई अपने लिए काम कर रहा है, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल में कार्यक्रम करने वाले हैं, उन्होंने कहा कि विपक्ष पक्ष के द्वार, तो ये ऐसा क्यों उन्होंने सवाल बार मैडम सरकार करने लगती है। मैम, जेएनयू में छात्र राजनीति से कन्हैया कुमार सीपीआई से इलेक्शन लड़ते हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा है हाल ही में, तो उनके ऊपर देशद्रोह सहित सब 5 मुकदमे दर्ज हैं। तो आपको नहीं लगता है कि विपक्ष या बेसिकली जो भाजपा है इसे लेकर हमलावर हो सकती है? वो हमलावर हो, उनसे क्या, वो तो जिस तरह से कर रहे हैं, केस भी दर्ज करते हैं और बहुत करते हैं। सत्ता पक्ष है, अपने पावर का क्या किस तरह से वो उपयोग दुरुपयोग करते हैं वो उनके ऊपर है। लेकिन जो हमारी पार्टी में, हमारी विचारधारा में
और हमारे नेतृत्व में आस्था रखता है, उनका हम स्वागत करते हैं। हमारी जो लड़ाई है, कम्युनल फोर्सेस से हमारी लड़ाई है। आम लोगों की आवाज उठाना इस सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ, वो हमारी लड़ाई है। उस संघर्ष में जो भी हमारे साथ मिलता है वो कांग्रेस की विचारधारा में मिलता है, और कांग्रेस में आकर वो कांग्रेस की विचारधारा को अपनाता है और ये हमारी लड़ाई लड़ता है। उन सबका स्वागत। मैडम, सरकार में ज्ञानचंद स्पीकर है हमारे, ज्ञानचंद गुप्ता जी, वो मैम एक लिखित में भी एक हाईलाइट कर चुके हैं कि जो विपक्ष के विधायक हैं, जिला स्तर के अधिकारी, उनकी भी सुनवाई करें, उनकी भी सुने। हमारे असम के विधायक हैं शमशेर सिंह रोकी जी, मजबूत विधायक हैं, बार बार कहने के बाद में जिला स्तर के अधिकारी जनहित की बात कहते हैं, वो भी नहीं सुनवाई करते हैं। ऐसा तभी तो इस सरकार के ये बुरे हाल है, बदहाली है, और हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि प्रतिनिधि जो भी होता है, जनप्रतिनिधि, हमने भी, हमारी भी सरकारें रही हैं आज तक, तो हमने कभी ऐसा नहीं दिखाया। ठीक है, जो भी लोगों की बात उठाता है उसका, और प्रतिनिधि है, उसकी आवाज उठनी चाहिए और सुननी चाहिए। और बल्कि खुद जब माननीय स्पीकर साहब ने ये हिदायत दी है, तो जो इसको फॉलो नहीं करता उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सरकार। मैडम, एक राय दी गई है आपके लीडर द्वारा ही कांग्रेस को, कम्युनिज्म इन कांग्रेस किताब दोबारा से पढ़नी चाहिए, तो पढ़नी चाहिए, पढ़ी दोबारा तो पढ़ेंगे आप मैडम दोबारा कम्युनिज्म। एक लास्ट बताएं, सरकार द्वारा जो भी भर्ती, कांग्रेस की किताब पढ़ते हैं मैडम, सरकार की किताब पढ़ते हैं। मैडम, सरकार किसी भी विषय की भर्ती करने लगती है, उसमें या तो कोई पेपर लीक हो जाता है या कोई अन्य विवाद पैदा हो जाता है। बेरोजगार युवक तो फिर वहीं पर खड़ा है। इसके बारे में क्या कहें? ऐसा क्यों होता है? पेपर लीक बार बार होता है। आपने बहुत अच्छी बात बिल्कुल आपने बात कही है। अच्छा, ये नहीं मेरे को पता था। सांसद कौन नहीं हरियाणा में, सभी के नाम थे उसमें। आपको अच्छा, मेरे को ये वाला नहीं पता था सवाल। अब देखो, इन चीजों का, इस तरह के सवाल पूछने का, अब ये तो अपना कुछ भी एक्सप्लेनेशन देगी सत्ता पक्ष, लेकिन आप बच्चों को किस तरह की नॉलेज की ओर धकेलना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी और जो हमारे प्रशासन में लोग आए वो किस तरह की नॉलेज रखें? ये बच्चों के साथ, हमारे लोगों के साथ, सबके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की कितनी ओछी सोच है ये उससे साफ नजर आता है। गृह मंत्री की विशेषता कुछ नहीं मैडम, उसमें ऑप्शन था कि वो अविवाहित हैं, शिक्षित हैं, पुलिस अधिकारी हैं। तो मतलब तरस आता है हमें इन पर कि ये इनकी जो सवाल करवा रहे हैं उनकी अपनी कितनी योग्यता है और कितने उनकी सोच है, कितनी छोटी और मतलब ऐसी सोच जो रखते हैं और वो सरकार चलाना चाहते हैं। अम्बाला में पिछले दिनों हमारे दैनिक भास्कर के अखबार ने एक आतंकवादी की गिरफ्तारी दिखा दी किसी जगह से। उस खबर को हाईलाइट करने पर भी भाजपा के नेताओं द्वारा पत्रकारों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज करा दिए, संपादक को उठा लिया गया, रातों रात ब्लॉगर को उठा लिया गया। ऐसा क्यों मैम? और कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी भी की है और कोर्ट ने रिलीफ देते हुए गंभीर टिप्पणी की, क्योंकि हमारा अटूट विश्वास इस देश का, लोकतंत्र का, जो हमारा मीडिया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा मूल अधिकार है, उस पर प्रहार कर रही है ये सरकार। और ये सरकार की सोच मीडिया को कंट्रोल करना ताकि लोगों की असली आवाज ना उठ पाए। देखिए, हमारे समय में हमें भी मीडिया क्रिटिसाइज करता था, आज भी करते, कोई दिक्कत नहीं है। उसका जवाब अगर हमारा, हम ठीक रास्ते पर हैं तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरकार को तो ये बात एनकरेज करनी चाहिए कि उनका क्रिटिसिज्म हो ताकि उन्हें अपनी कमियों का पता चले और वो उसको सुधारें। आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि आज़ादी के बाद एक लेख आया था चाणक्य के नाम से।
और वो नेहरू जी का इतना ज्यादा उसमें क्रिटिसिज्म था, प्रधानमंत्री के बारे में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म था, इतनी ज्यादा आलोचना हुई थी कि ये ऐसे हो सकता है, ये आदमी ऐसे ऐसे कार्य करे। बाद में मालूम पड़ा कि वो लेख खुद नेहरू जी ने लिखा था अपने ही खिलाफ। अपनी आलोचना उन्होंने स्वयं की थी कि ये आदमी ऐसा हो सकता है, ये गलत कार्य हो सकता है। और खुद वाजपेयी जी ने नेहरू जी के बारे में कितना ज्यादा उनकी आलोचना की एक यंग पार्लियामेंटेरियन होने के नाते, और नेहरू जी ने उस बात को सराहा, वाजपेयी जी को सराहा कि आप बहुत लंबा आगे तक जाओगे। ये एक बात होती है लोकतंत्र में, और ये एक बात होती है जो सत्ता पक्ष हो या उनका नेतृत्व। आज के दिन हमारा लोकतंत्र, हम इसलिए भी कहते हैं खतरे में है क्योंकि मूल अधिकार लोगों के, मीडिया को निष्पक्ष और निडर होकर सच्ची बात कहने का अधिकार मिला भी है, और उस अधिकार के लिए हम सबको लड़ाई लड़नी भी चाहिए, बेशक हमारे वो आलोचक ही क्यों ना हो। जो बात आप कह चुके हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस, सीजीआई के जो मेन सीनियर जजेस कह चुके हैं कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है जी, तो देश कैसे चलेगा? सुप्रीम कोर्ट के जज ही बोल रहे तभी हैं। हमको सबको मिलकर, और कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल होने के नाते अपनी जिम्मेवारी निभा रही है और निभाती रहेगी। मीडिया से भी हमारा यही आग्रह है कि मीडिया भी निडर और निष्पक्ष होकर रिपोर्टिंग करे। इसके लिए हम सब लड़ाई लड़े। हरियाणा में पंचायती चुनाव को लेकर लगातार बहुत बड़ा मुद्दा है, हम अभी उस क्षेत्र की ओर नहीं बढ़े सरकार उस मुद्दे पे चुप है मैडम। चाहे ये मुद्दा है, चाहे पेगासस जासूसी का मामला हो, बहुत बड़े बड़े ये स्कैम है, बहुत बड़े मुद्दे हैं, और आप देख रहे हैं कि सरकार दोनों पर चुप है और जवाब नहीं दे पा रही है। कहीं ना कहीं ये सरकार कटघरे में खड़ी है, और इनको असलियत लेकर लोगों के सामने आना पड़ेगा कि ये ऐसा इनके कार्यकाल में, इनकी सरकार में ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, कौन दोषी है, और सरकार का इसमें क्या रोल रहा है। राहुल गांधी जी तो मैम इस मामले में राहुल गांधी जी